गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 625 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 625 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के सभी लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है? यानी सारे के सारे जो मेंबर होते होंगे वो लोकसभा के होते होंगे। लोक लेखा समिति में तो होते हैं, ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी यही रेशियो होता है, 15+7 वाला। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी दोनों के होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के होते हैं, ठीक है, राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन या आकलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, बताइए। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15+7 का रेशियो है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसमें भी 22 सदस्य, 15+7 का रेशियो, इसमें 30 के 30 लोकसभा के। इन तीनों में से कौन कौन संसद की वित्तीय समितियां हैं, बताइए। ये है, ये है, 1 और 3 ऑप्शन में भी है, लेकिन ये भी है, तो सभी हो जाएगा डी। तो उपर्युक्त सभी संसदीय समितियां वित्तीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। देखिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में जो है समिति नहीं, सीधे आयोग ही बनाया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो एक होता है इसका अध्यक्ष, एक होता है इसमें उपाध्यक्ष, और 5 इसके सदस्य होते हैं, यानी टोटल ये 7 लोग हो गए। ठीक है, अध्यक्ष समेत, याद रखिएगा। और इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में से ही किया जाता है। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का ही वो 5 सदस्य होंगे, उपाध्यक्ष ही वही होगा, अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य, बताइए। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज्य नहीं। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, लेकिन साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ठीक है, यह वक्तव्य किस अवधारणा की व्याख्या करता है, बताइए। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या पुलिस राज्य? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, बताइए। कम्युनिस्ट राज्य की तो है नहीं, पुलिस राज्य की भी नहीं है। कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य। तो राज्य हर जगह, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता, बताइए कहाँ से? कहाँ से प्राप्त होता है? भारत के संविधान से। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्तावादी सरकार नहीं है। तो देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। किनको कानून के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, बताइए। कानून का शासन, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता या समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व जो है विधि के शासन का लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी सारे विधि के शासन के प्रमुख लक्षण माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, बताइए। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, या इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आप स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का उसके पास अवसर है। ठीक है, डी ज़्यादा सही होगा। तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, अवसर की स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस तरह के प्रश्न आजकल यूपीएससी बड़ा पूछने लगी है 2-3 वर्षों से पॉलिटी में। ठीक है, मिलते जुलते से लगते हैं एग्जाम्पल, कौन सा मारे पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इनमें से किस दशक में भारत की संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? कौन से दशक में? 1980 के दशक में। तो देखिए, 1960 से 1970 के दशक से ही देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में खिसकी, यानी 71 से 80 तक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के कल्याण के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, बताइए। देखिए, किसी नए राज्य के लिए संवैधानिक जो उपबंध हैं वो संसद के पास है। ठीक है, तो कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र कैसे शामिल कर लेगा? गलत है ये वाला स्टेटमेंट, ब्लंडर मिस्टेक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलनी हो, नए राज्य का निर्माण करना हो अथवा उनके नामों में परिवर्तन करना हो, तो यह अधिकार जो है ना केवल भारत की संसद के पास है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट यूनियन टेरेटरी को शामिल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? यह प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार अलग अलग समय पर पूछा गया। इसका उत्तर बताइए क्या है।
देखिए इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 70वां लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1991 में, इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? कितने बनाए थे? इस 14 तो सुने हैं, ठीक है, 17 को हटा दीजिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। देखिए प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन अच्छे हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि 35-36 दे देता तब हो सकता था कन्फ्यूज़न, लेकिन यहाँ 35 के अलावा किसी 36 का पता नहीं है। तो ठीक है, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है कि सिक्किम को भारत का सह राज्य कब बनाया गया, ठीक है, और एक है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया। तो 1 साल का अंतर है दोनों में। तो देखिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसमें सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा मिला। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ अगले ही वर्ष, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में। और सह राज्य का दर्जा कब मिला? 35वें संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है तो सीधे टिक कर दीजिएगा, 35वें को या 36वें को। चलिए, तो 15 प्रश्न थे पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।